टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आई के बारे में बताया था, नेत्र के बारे में बताया था और नेत्र की संपूर्ण संरचना को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेत्र में जो सामान्य विकार होते हैं, नेत्र से संबंधित जो डिसऑर्डर हो सकते हैं या नेत्र से संबंधित जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं या उनको आप आई डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, आई डिजीज़ भी कह सकते हैं और आई एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम एक नाम लेते हैं सबसे पहले, जिसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, अर्थात हम इसको मायोपिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मायोपिया। अब देखिए, इस दोष में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसे कम दूरी की या निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और दूर की वस्तुओं के लिए जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर या रेटिना पर, यह प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल के आगे बन जाता है। इस कारण नजदीक की तो वस्तुएं एकदम से क्लियर दिखाई दे रही होती हैं, दूर की वस्तुएं या दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस रोग को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग करने पर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर प्रतिबिंबित हो जाता है और जो विजन या दृष्टि होती है वह सामान्य हो जाती है। अवतल लेंस को या तो फ्रेम में लगा करके, चश्मे के फ्रेम में लगा करके यूटिलाइज या यूज कर सकते हैं, या फिर उसे कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष नाम है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसमें निकट का तो सही है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको लोग उल्टा पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कह रहे होते हैं, उसमें पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती या साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होती हैं या साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं या ठीक से दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं। इसमें निकट दृष्टि के लिए बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह दृष्टि पटल या रेटिना के पीछे बन जाता है। किसके पीछे बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग को या असामान्यता को या डिसऑर्डर को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद कह रहे होते हैं। यह अधिकतर
जिन लोगों की आयु ज़्यादा बढ़ जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि यह जो रोग है ये व्यक्ति में आयु बढ़ने के साथ साथ होता है। जिनकी आयु ज़्यादा हो रही होती है उन लोगों में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग में जो लेंस होता है वह लेंस एक तो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और सफ़ेद रंग का हो जाता है। लेंस के बिल्कुल पीछे फाइबर्स स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, सफ़ेद रंग का जाला जैसा बन जाता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वे ऑपरेशन के द्वारा इसको हटा देते हैं और फिर एक उपयुक्त चश्मा लगा दिया जाता है या फिर एक अंतःनेत्री लेंस लगा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात लहरें होते हैं जिसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें लिखा है दृष्टि वैषम्य, वैसे इसको दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होती है और जो नेत्र गोलक होता है वह असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इसे हम बेलनाकार लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कौन से लेंस के द्वारा? सिलेंड्रिकल लेंस, जिसको हम कह रहे होते हैं बेलनाकार लेंस। इसके पश्चात आता है कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं, वायरल फ्लू की बात कर सकते हैं। इस कारण से जो कंजक्टिवा होती है उसमें स्वेलन आ जाती है, सूजन आ जाती है। और कंजक्टिवा में जब सूजन आ जाती है तो आँखें एकदम से रेड कलर या लाल रंग की हो जाती हैं। तब हम इसे आँखों का आना रोग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तब हम इसे आँखों का आना रोग भी कह सकते हैं। अगर यह बीमारी लंबे समय तक रहती है तो आँखों में ट्रैकोमा रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे जो दोनों पलक होते हैं ना, अगर इनको आप ऊपर उठाएंगे तो इन पर पतली झिल्ली पिंक कलर की दिखाई दे रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। ठीक है, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या रख दिया इन्होंने? कंजक्टिवाइटिस। ठीक, इसके पश्चात आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हम कह रहे होते हैं कि यह कैसा होता है, वर्णांधता या वर्णांध रोग होता है। यह एक आनुवंशिक रोग होता है जो नेत्रों में शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। इसलिए इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह लाल एवं हरे रंग में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, अर्थात लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यह रोग अधिकतर मेल में होता है, अर्थात नरों में पाया जाता है। फीमेल अधिकतर इस रोग की कैरियर होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो इस रोग की वाहक होती हैं। इस रोग से संबंधित जो जीन अप्रभावी जीन होता है वो कहाँ पर होता है? एक्स गुणसूत्र पर। ठीक है, इस कारण से ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल हैं वो हमेशा किसका काम कर रही होती हैं? कैरियर का काम करती हैं, या किसका काम कर रही होती है? वाहक का काम कर रही होती हैं। अधिकतर कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है या वर्णांधता जो रोग है ये किसमें है? मेल में या नर में होता है, जिसे हम आनुवंशिक रोग कह सकते हैं। आनुवंशिक का मतलब होता है कि अगर ये पेरेंट्स में है, विशेषकर फादर के अंदर, तो बच्चों में या आगे आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं या संतानें होती हैं उनमें ये वंशागत हो जाता है।
इनहेरिट हो जाता है, इसलिए इस रोग को आनुवंशिक रोग कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आगे हम लेते हैं ईयर या कान, कर्ण। और ईयर या कान जो होते हैं इनको हम श्रवण एवं संतुलन का संवेदांग भी कह रहे होते हैं। अर्थात श्रवण मीन्स सुनने से संबंधित और संतुलन मीन्स बैलेंस करने से संबंधित ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं या संवेदांग होते हैं। अर्थात इसीलिए कर्ण को या कान को श्रवण एवं संतुलन का संवेदांग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होते हैं मुख्य रूप से जो कर्ण, इन कर्ण का या कान का या ईयर का जो मुख्य काम होता है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर में सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्रिया, और दूसरा होता है शरीर को बैलेंस करने की क्रिया। अर्थात यह जो कर्ण होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के संवेदी कार्य करता है, दो प्रकार के सेंसरी वर्क करता है, जिसमें एक कार्य होता है सुनने की क्रिया अर्थात सुनना, सेंस ऑफ हियरिंग, और दूसरा कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि कर्ण के द्वारा मुख्य रूप से दो संवेदी कार्यों को किया जाता है। ठीक है, आगे हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो कर्ण होते हैं ये मुख्य रूप से मनुष्य तथा स्तनधारियों में, मनुष्य का मतलब है हम लोग या हम मानव की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, और दूसरा हम अगर कोई बड़ा वर्ग लेना चाहें तो मैमेलिया या स्तनधारी ले सकते हैं, जिनमें 3 भागों से मिलकर बना होता है। अर्थात जितने भी मैमेलियंस होते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन हर जगह मिल सकता है, अपवाद मिल सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, क्योंकि हम भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, हम भी स्तनधारी को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, वी बिलोंग टू मैमेलिया क्लास, हम भी किसको बिलोंग कर रहे होते हैं, स्तनी वर्ग को। तो इसीलिए हम किस में आ रहे हैं, स्तनी वर्ग में। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य तथा अन्य जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें कर्ण 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब आप कहेंगे कि स्तनधारी का मतलब ये है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जिनमें कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ऐसे जितने भी एनिमल हमें दिखाई देते हैं हम उन्हें आसानी से मैमेलिया, मैमल्स, मैमेलिया का मतलब है स्तनी वर्ग और मैमल्स मीन्स स्तनी प्राणी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन में आप अगर चाहें तो प्रोटोथीरियन को कह सकते हो कि इनमें ईयर, पिन्ना नहीं पाए जाते। जैसे आपने एक नाम सुना होगा एगडिना का, जिसको हम आंट ईटर कह रहे होते हैं, उसमें ईयर्स नहीं होते, कर्णपल्लव नहीं पाए जाते। ईयर तो है, कर्णपल्लव नहीं पाए जा रहे हैं। दूसरा आप नाम दे सकते हो किसका, डक बिल्ड प्लेटिपस का, उनमें भी कर्णपल्लव नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही एनिमल प्रोटोथीरिया में आते हैं, इनमें कर्णपल्लव नहीं है, लेकिन फिर भी इनको स्तनधारी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनमें शरीर पर बाल होते हैं और स्तन ग्रंथियां पाई जा सकती हैं, पाई जाती हैं, भले ही वो पूर्ण रूप से विकसित ना हो। अर्थात इनमें पाई जाने वाली जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं विदाउट टीथ्स होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक उनको विकसित नहीं माना जाता है। और दूसरा यहाँ पर एक एक्सेप्शन और आ जाता है कि हम इन दोनों एनिमल को क्या कह सकते हैं, प्रीमिटिव एग लेइंग मैमल्स कह सकते हैं, अर्थात आदिम अंडे देने वाले स्तनधारी। क्योंकि स्तनधारी क्या करते हैं, बच्चों को जन्म दे रहे होते हैं,
इसलिए कई बार एक्सेप्शन में पूछा जाता है कि ऐसे स्तनधारी प्राणियों के नाम बताइए जो अंडे देने वाले होते हैं, अर्थात जो एग लेइंग होते हैं। और अंडे भी कैसे होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, जो पॉलीलेसिटल होते हैं, जिनके ऊपर CaCO3 से बना हुआ कवच पाया जाता है, इसलिए इनको हम प्रीमिटिव एग लेइंग मैमल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। अर्थात मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी प्राणियों में जो कर्ण होता है, कान होते हैं, वो 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक बाह्य कर्ण होता है जिसे हम एक्सटर्नल ईयर कह देते हैं। दूसरा मध्य कर्ण होता है जिसे मिडिल ईयर कह देते हैं। और तीसरा इंटरनल ईयर होता है जिसे अंतःकरण कह देते हैं। अर्थात ये बाहर से लेकर के अंदर तक तीनों पार्ट एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि मनुष्य तथा अन्य स्तनी प्राणियों में जो कर्ण होता है वो मुख्य रूप से कितने भागों से मिलकर के बनता है? 3 भागों से मिलकर बनता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की, बाह्य कर्ण की। बाह्य कर्ण भी हमारे अंदर 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है जिसमें कर्ण पल्लव आता है, ये वाला जो पार्ट बाहर जो दिखाई दे रहा है इसको हम कह रहे होते हैं कर्ण पल्लव। और फिर इसमें मध्य में से आप देखेंगे एक सक्रिय नर्व नलिका या ट्यूब लगी होती है, उसको नाम दिया जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट्स, बाह्य कर्ण कुहर। अर्थात हमारा जो बाह्य कर्ण होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक बाहर वाला पार्ट जिसे बाह्य कर्ण पल्लव कहा जाता है या केवल कर्ण पल्लव कह सकते हैं या ऑरिकिल कह सकते हैं या ईयर पिन्ना कह सकते हैं। और दूसरा इसके मध्य में से जो गुहा दिखाई दे रही होती है, ये कैविटी हल्की सी जिसको कौंचा कहते हैं, इसके पास से एक अंदर की तरफ नलिका जा रही होती है, वो नैरोअर जो नलिका है उस नलिका को हम बाह्य कर्ण कुहर कह देते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट्स। ये दोनों भाग मिलकर के बाह्य कर्ण कुहर, वो बाह्य कर्ण को बनाते हैं। अब बाह्य कर्ण में मैंने 2 भाग बता दिए। पहला क्या होगा? कर्ण पल्लव। पहले हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। ये चाहे किसी में भी आप देख लीजिए स्तनधारी में, चाहे कुत्ता हो उसमें भी होगा, चाहे बिल्ली हो उसमें भी होगा, हाथी में भी होगा, बंदर में भी होगा, हमारे अंदर भी होगा। लेकिन कुछ एनिमल में जो ईयर मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, इस कारण से उनका कर्ण पल्लव मोटाइल होता है, मीन्स चलायमान होता है, गतिशील होता है। जबकि हमारे इस कान में ईयर मसल्स या ऑरिक्यूलर मसल्स एक्टिव नहीं होती हैं, अवशेषी होती है, वेस्टिजियल होती है, नॉन फंक्शनल होती है। इसीलिए हमारा ये जो कर्ण पल्लव होता है ये गतिशील नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो कर्ण पल्लव होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, ईयर पिन्ना, यह केवल और केवल किस में पाया जाता है? स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। ठीक है ना, स्तनधारियों के अलावा ये हमें किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम जिसमें भी कर्ण पल्लव देख रहे हैं उसे तुरंत कौन सा एनिमल मान लें? स्तनी प्राणी, मैमेलिया। ठीक है ना, अर्थात हम क्या कहेंगे, सबसे पहले जो बाह्य कर्ण में भाग आएगा वो क्या आएगा? कर्ण पल्लव। और कर्ण पल्लव में हम क्या बताएंगे सबसे पहले कि यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है तथा यह फाइब्रोइलास्टिन कार्टिलेज से बना होता है, मीन्स तंतुक लचीली उपास्थि से बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लचीली उपास्थि से बना होता है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। अगर इसको आप पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको पुल करेंगे तो इसमें इलास्टिसिटी आएगी, लचीलापन आएगा।
इसीलिए हम कह रहे होते हैं ये तंतुक लचीली उपास्थि से बना होता है। उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, जो 4 प्रकार की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज और डीकैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये किससे बना होता है? इलास्टिन कार्टिलेज से, लेकिन इसमें तंतु भी होते हैं, इसलिए हम फाइब्रो कार्टिलेज वो इलास्टिन कार्टिलेज कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहा जाता है कि इसके मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसको कौंचा कहते हैं, और इस कौंचा से ये कौंचा किसमें प्रवेश कर जाता है? एक सकरी नलिका में खुल जाता है या बाह्य कर्ण कुहर में खुल जाता है। और ये जो कर्ण पल्लव होता है, ये कर्ण पल्लव क्या करता है? जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अर्थात जो साउंड वेव्स होती हैं, उनको कलेक्ट करके और किस में डालता है? बाह्य कर्ण कुहर में डालता है। किस में डालता है? बाह्य कर्ण कुहर में डालता है। ठीक है ना। अब इसके पश्चात दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है बाह्य कर्ण कुहर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कौंचा के पास से जो एक सक्रिय नलिका निकलती है उसे बाह्य कर्ण कुहर कह दिया जाता है। और इस बाह्य कर्ण कुहर में जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं? मॉडिफाइड, और उनसे सेरुमिन ग्लैंड बन जाती हैं, कर्ण कुहर ग्रंथियां बन जाती हैं। और उन कर्ण कुहर ग्रंथियों से एक मोम के समान पदार्थ स्रावित होता है, जिसे या तो हम ईयर वैक्स या हम सेरुमिन कह रहे होते हैं। और वह जो सेरुमिन है या ईयर वैक्स है वो कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करता है, अर्थात सुरक्षा दे रहा होता है। मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिक्स होता है ये कान के पर्दे तक विस्तारित रहता है, जिसको कान पटल झिल्ली या हम उसको ईयर मेम्ब्रेन कह दें, या उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह दें, या उसको ईयर ड्रम कह दें। ड्रम का मतलब होता है ढोलक, अर्थात उसी से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जिनको मध्य कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियां ग्रहण करके कहाँ पहुंचा देती हैं? अंतःकर्ण में। ठीक है ना, क्लियर हुआ? इस तरह से ये बाह्य कर्ण पूरा हो जाता है। इसके पश्चात आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण का जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं मिडिल ईयर। और जो मध्य कर्ण है ये मध्य कर्ण किसके अंदर बंद रहता है? टिम्पैनिक गुल्ला के अंदर बंद रहता है। और इसमें पाई जाने वाली गुहा को मध्य कर्ण गुहा या टिम्पैनिक कैविटी कह देते हैं। और जो टिम्पैनिक कैविटी होती है उस टिम्पैनिक कैविटी में 3 ईयर ऑसिकल या अस्थिकाएं पड़ी होती हैं, जिन्हें हम कर्ण अस्थिकाएं कह रहे होते हैं, जिनका नाम होता है MIS, मैलियस इंकस स्टेपिस। ये तीनों कर्ण अस्थिकाएं शरीर में सबसे छोटी होती हैं, और ये हमारे मध्य कर्ण की गुहा जो टिम्पैनिक गुहा होती है, इस गुहा का संपर्क हमारी ग्रसनी से होता है, फेरिंग से होता है। एक वैज्ञानिक थे यूस्टैकियन, उन्होंने इस नलिका को आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उस नलिका का नाम रख दिया यूस्टैकियन नलिका। अर्थात हमारा जो मध्य कर्ण गुहा होती है मध्य कर्ण में, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी कह रहे होते हैं, यह टिम्पैनिक कैविटी यूस्टैकियन नलिका के द्वारा कहाँ से जुड़ जाती है? ग्रसनी से जुड़ जाती है। और ये जो नलिका होती है ये ईयर मेम्ब्रेन या कान पटल झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे के दोनों तरफ वायु के दबाव को समान रूप से बनाए रखती है, जिससे कान के पर्दे का फटने का डर नहीं रहता, क्योंकि कान का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके बाद धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उस समय एकदम से कान में तेज आवाज़ कई बार कर देते हैं लोग, तो घर वाले मना कर देते हैं, बोले बच्चे के कान में ऐसे तेजी से आवाज़ नहीं करते। कारण क्या होता है कि जब आप कान के पास जाकर के तेजी से बोलेंगे, आवाज़ करेंगे, तो जो वो साउंड वेव्स हैं वो इतनी तेजी से जाएंगी कि जो बच्चे का ईयर मेम्ब्रेन है बहुत सॉफ्ट होता है और उसके रपचर होने की संभावना रहती है, उसके फटने की संभावना रहती है।
और कान का पर्दा यदि फट जाता है तो फिर सेंस ऑफ हियरिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाती, अर्थात सुनाई देना बंद हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जोर से जब ध्वनि होती है तो वो कानों के लिए अप्रिय होती है, कानों के लिए वो लाभदायक नहीं होती। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कह देते हैं, साउंड पॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो पाई जाने वाली अस्थिकाएं होती हैं उसमें मैलियस होती है, ये हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े के आकार की, और किससे मिल बनती है, ये आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से। दूसरी इंकस होती है, ये एनविल के आकार की होती है, निहाई के आकार की होती है। निहाई जानते हो ना, जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार, जो उसके लोहे के एक ऐप उस पर रख करके और आपने जो औजार बना रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, उसको निहाई कहा जाता है, एनविल। और ये किससे बनती है, क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से। और लास्ट होती है स्टेपिस, जो बहुत छोटी होती है और ये घोड़े के जीन के रकाव के आकार की होती है, अर्थात स्ट्रिप के आकार की होती है। घोड़े पर आपने देखा होगा बीच में गद्दी रख देते हैं और गद्दी को पट्टे से बांधते हैं, उसको जीन कहा जाता है। और उस जीन के साथ दोनों तरफ आपने देखा होगा आयरन या लोहे के पैडल पड़े होते हैं, पैडल में पैर फंसा लिए जाते हैं, वही क्या होता है, रकाव कहलाता है, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रिप कह रहे होते हैं। तो स्टेपिस किसके आकार की होती है, स्ट्रिप के आकार की या रकाव के आकार की होती है। ठीक है, ये तीनों ही अस्थियां या कर्ण अस्थिकाएं जो हमारी मध्य कर्ण गुहा होती है उसकी दीवार में टेंसर टिम्पेनिक मसल्स के द्वारा मजबूती से जुड़ी रहती हैं, जिससे कान का जो पर्दा है वो हमेशा स्ट्रेट या तना हुआ रहता है, उसमें किसी भी तरह की श्रिंकिंग नहीं होती। इस कारण से वो आसानी से वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है। जो बाहर से जाती हैं तरंगें वो टकराती हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं और उनको MIS ले लेती हैं संवेदनाओं को और अंतःकरण में पहुंच जाती हैं। वहां से सेंस ऑफ हियरिंग की क्रिया होती है, जब वो श्रवण तंत्रिकाएं उस संवेदना को ब्रेन में पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप आगे दोबारा से देख लीजिए। मैंने बताया था नेत्र की सामान्य रोग, मैंने कहा था सबसे पहला मायोपिया, इसमें व्यक्ति को कम दूरी की वस्तुओं को तो साफ साफ देखने का काम मिलता है, या इसमें व्यक्ति कम दूरी की वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेता है। ठीक है, कम दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं मगर दूर की चीजों को ठीक से नहीं देख पाता। दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना से आगे बन जाता है। यह रोग उपयुक्त अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यह लेंस या तो चश्मे के फ्रेम में लगा दिए जाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस की तरह इनको प्रयोग में ले लिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निकट दृष्टि में जो व्यक्ति है उसे कम दूरी की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है। इस कारण से प्रतिबिंब जब आगे बनेगा तो नजदीक का दिखाई देगा। ठीक है, इसको किसके द्वारा दूर कर रहे होते हैं, अवतल के द्वारा। इसके बाद आता है दूर दृष्टि। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ देख लेता है लेकिन नजदीकी वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता। इस दोष में निकट की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है और इसका समाधान हम किसके द्वारा करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा कर रहे होते हैं। इसके पश्चात है मोतियाबिंद। मैंने बताया था इसमें सामान्यतः आयु बढ़ने पर ये रोग होता है और इसमें लेंस सफेद और कैसा हो जाता है, अपारदर्शी। इस प्रकार के लेंस को ऑपरेट कर दिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है और या तो उसकी जगह पर अंतर्नेत्री लेंस लगा दिया जाता है अथवा उपयुक्त चश्मा लगवा दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है दृष्टि वैषम्य। इसमें कॉर्निया और नेत्र गोलक दोनों की आकृति असामान्य हो जाती है। इसे सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है कंजक्टिवाइटिस। इसमें सूक्ष्म जीव चाहे वो
बैक्टीरिया हो या वायरस, ये संक्रमण के द्वारा कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है और आँखों का आना इसे कहा जाता है, अर्थात आँखें लाल रंग की हो जाती हैं। ठीक है, अगर ये लगातार बना रहता है तो ट्रकोमा रोग हो जाता है। इसके पश्चात वर्णांतता, यह आनुवंशिक रोग होता है। यह रोग आँखों में शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है। ऐसे व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी कारण बताया था आपको। कान मुख्यतः दो प्रकार के संवेदी कार्य करता है, एक सुनना तथा दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में कान तीन मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, एक बाह्यकरण, मध्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बनेगा, एक कर्णपल्लव, एक बाह्यकरण कुहर। कर्णपल्लव में मैंने आपको बताया था कि ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, जो लचीली उपास्थि से बना होता है। मनुष्य में यह अगतिशील होता है क्योंकि इनमें ऑरिक्यूलर जो पेशियां हैं वो अवशेषी होती हैं। इसमें पाई जाने वाली जो गुहा होती है कौंचा, और ये कर्णपल्लव क्या करता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और किस में भेज देता है, बाह्यकरण कुहर में, जो एक अंदर नलिका है। इसके पश्चात आता है बाह्यकरण कुहर। कौंचा एक संकरी नली में खुलती है जिसे बाह्यकरण कुहर कह रहे होते हैं, जो कि कर्णपल्लव झिल्ली तक विस्तारित होती है। इस कर्ण कुहर पर श्वेत ग्रंथियों से सेरुमिन ग्रंथियां बन जाती हैं, जो सेरुमिन या कर्णमोम को स्रावित करती रहती हैं। ये कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद मध्यकरण। मध्यकरण किसके अंदर होता है, टिम्पैनिक बुल्ला में बंद रहता है। इसमें पाई जाने वाली गुहा को टिम्पैनिक गुहा कह देते हैं तथा यह कर्ण गुहा ग्रसनी से एक यूस्टैकियन नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है। यूस्टैकियन नलिका जो कर्णपटल झिल्ली होती है, इसके दोनों तरफ वायु के दबाव को समान बनाए रखता है। इसके बाद में ईयर ऑसिकल। मध्य कर्ण गुहा में तीन ईयर ऑसिकल पाई जाती हैं, एमाइएस, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, जो शरीर में सबसे छोटी होती हैं और कंकाल तंत्र से इनका कोई संबंध नहीं होता। एक मैलियस ये हैमर शेप्ड होती है, आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी होती है। दूसरी इंकस ये एनविल के आकार की होती है, क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से बनती है। और तीसरी ये स्टिल घोड़े के जीन के रकाव के आकार की होती है, जो हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी होती है। तथा जो कर्ण अस्थिकाएं होती हैं ये क्रमशः कहाँ पर, अपनी सामान्य स्थिति में कर्ण गुहा की दीवार में लटकी रहती हैं। मैलियस कर्ण गुहा की दीवार से मौजूद टिम्पैनिक पेशी के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे कर्णपटल झिल्ली को पूर्णतः तना हुआ रखता है। इसका जो खिंचाव है ना, क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसको ताने रखता है। इस कारण से जो ईयर मेम्ब्रेन होता है वो आसानी से क्या करता है, वाइब्रेशंस या स्पंदन उत्पन्न कर देता है, जिन्हें एमआईएस पकड़ती रहती हैं। ठीक है, ओके।